हे दोस्तों, मैं चिराग एक और टॉपिक के साथ। तो आज आप देख रहे हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का पार्ट। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर इसके मेथड्स आएंगे, फॉर्म्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव का पार्ट आएगा, लिमिटेशन का पार्ट आएगा, फिर ये आएगा कि सोशल रिपोर्टिंग क्या होती है, और लास्ट में एक और टॉपिक है प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इन इंडिया का पार्ट। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे इसी से रिलेटेड टॉपिक एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन का पार्ट। देखिए, इसको समझेंगे हम किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, जिसके थ्रू आपको थियोरटिकल पार्ट भी या इसके बाद के जो भी पार्ट है जो मैंने आपको बताया, फॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव, ये भी धीरे धीरे करके समझ में आ जाएंगे। देखिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपकी एक पेपर इंडस्ट्री है, कागज़ की इंडस्ट्री, तो आप उसके लिए किसका यूज़ करते हो, लकड़ी का। तो लकड़ी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री यानी पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप अपने रॉ मटेरियल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो। तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से एनवायरनमेंट की कॉस्ट इंकर हो रही है, जिसको आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट कॉस्ट कैसे इंकर हो रही है। आपने बोला सर हमने तो रॉ मटेरियल खरीदा, तो उससे रिलेटेड कॉस्ट तो हमने बुक्स में दिखाई दिया कि हमने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, कितने की लकड़ी खरीदी, उससे रिलेटेड जो भी परचेज कॉस्ट है हमने स्टॉक के फॉर्म में, परचेज के फॉर्म में उसको बुक्स में दिखा रखा है। अकाउंटिंग कर तो रहे हैं, तो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग कहाँ से आ गई। मैंने क्या बोला कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को आप यूज़ कर रहे हो, उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हो, और बदले में क्या कर रहे हो, उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहे हो एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है, लेकिन आप एनवायरनमेंट को बेनिफिट नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज होंगे तभी जाके आगे आप सर्वाइव कर पाओगे। तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा या धीरे धीरे उनका एनहांसमेंट करना पड़ेगा। यही तो बोलते हैं कि अगर आपने एक पेड़ काटा तो उसकी जगह आपको 10 पेड़ लगाने पड़ेंगे या 20 पेड़ लगाने पड़ेंगे। जनरली ये एक तरीके से क्या होता है, प्लेज होता है, ये बोला जाता है। तो वैसे अगर फैक्ट्रीज़ या हम बोल सकते हैं जो भी इंडस्ट्रीज़ अगर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेगी, उसको एक्सप्लॉइट करेगी, तो वो क्या करेगी, एक तरीके से कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए कुछ ना कुछ तो क्या करेगी, डिसीजन मेकिंग अपनाएगी। और वो देखेगी कि एनवायरनमेंट की कॉस्ट क्या लग रही है, उससे हमें कितना बेनिफिट मिला है, और किस तरीके से हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर मैंने आपको ट्री का एग्जांपल दिया, तो उससे रिलेटेड क्या एनवायरमेंटल कॉस्ट हो सकती है। देखिए, आपको पता है कि अगर ट्री काटे जाएंगे तो एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, सॉयल पोल्यूशन हो सकता है। कैसे, देखिए, अगर आपने ट्री काटे तो आपको पता है कि ट्री क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बदले में क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं। अगर आपने पेड़ ही काट दिए तो उस केस में क्या होगा, वो ऑक्सीजन आपको देंगे ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन होगा। फिर आपको पता है कि अगर वो लकड़ियाँ जो भी है मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट में काम आ रही है, तो आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स जनरली इनका यूज़ किया जाएगा फैक्ट्री में, तो पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि केमिकल निकलेंगे जो भी, या जो भी केमिकल निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, नदियों में जाएंगे, समुद्रों में जाएंगे, सी में जाएंगे, रिवर्स में जाएंगे, तो वाटर पोल्यूशन भी होगा। इसी तरीके से आपको पता है कि कुछ ना कुछ इसका वेस्ट निकलेगा लकड़ी का, जो कि ज़रूरी नहीं कि यूज़ हो सके। हो सके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका यूज़ नहीं करते तो वो फैक्ट्रीज क्या करेगी, उसको कहीं पे भी ज़मीनों में या कहीं पे भी क्या करेगी, ऐसी जगह पे फेंक देगी जहाँ पे खाली ज़मीन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि सॉइल की जो भी उपजाऊ क्षमता है, या हम क्या बोल सकते हैं जो भी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्लास्टिक या बोल सकते हैं बहुत सारा वेस्ट आ जाएगा। मैंने नॉर्मल एग्जांपल दिया है। वैसे आपको पता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल के भी मेजर क्या करती है, गवर्नमेंट अपनाती है। तो वो क्यों अपनाती है, क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, तो आपको एनवायरनमेंट के यूज़ करने के साथ साथ, यानी आप एनवायरनमेंट का बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको भी एनवायरनमेंट को बेनिफिट देना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे देखिए, आप व्हीकल यूज़ करते हो तो व्हीकल से भी क्या निकलती है, पॉल्यूटेंट गैस निकलती है। जनरली उसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो निकलती है। तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, आपने व्हीकल देखे होंगे, 2017 में क्या आया था, BS4 नाम से व्हीकल निकले थे। और अभी आपने देखा हो 2020 में क्या निकले हैं, 1 अप्रैल 2020 से जितनी भी कंपनीज हैं उनको BS6 व्हीकल मेंटेन करने पड़ेंगे, यानी मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे। यानी इससे पहले जो भी BS4 वाले हैं, वो एक तरीके से बोल रहे कंपनी ऑफर निकाल के बेच रही थी अप्रैल से पहले। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐड आती थी। तो वो 1 अप्रैल 20 से आपने देखा होगा कि जो भी पर्टिकुलर गाड़ियाँ हैं वो आपको महंगी मिल रही हैं, 85-80,000, क्योंकि कंपनी ने क्या करी है, कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर की है। किसके लिए, ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला। कंपनी खुद तो करना नहीं चाहती, कंपनी तो क्या चाहती थी, ज़्यादा मार्जिन कमा सके। तो वो तो ऐसे चाहती थी कि पॉल्यूशन चाहे हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो ऐसे ही सोचेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि आपको BS6 व्हीकल निकालने हैं, जिस पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूटेंट गैस निकलेगी उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी एनवायरनमेंट में जो भी ये गैस निकलेगी उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले जनरली क्या बोलते थे, एक तरीके से BS4 से 80 mg समथिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती थी, लेकिन BS6 से क्या हो जाएगी, वही 60 mg हो जाएगी। पेट्रोल गाड़ियों के केस में, डीजल में तो क्या है बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन उससे क्या हो गया, अगर आप BS6 का यूज़ कर रहे हो
फोर व्हीलर का, और अगर वो डीजल वाली है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका बहुत बेनिफिट होगा BS6 का, और पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे आपने सुना होगा नाम, एक बार मैं बता देता हूँ, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। मैं भी देख के बता रहा हूँ क्योंकि जनरली मुझको भी नहीं पता। तो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, BSES जनरली बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी इनिशिएटिव है उसके थ्रू उसने क्या करा, BS6 व्हीकल निकाल लिए। अब देखिए 2010 में पहले क्या थे, BS3 थे, फिर 2017 में BS4 आए, 7 साल लग गए। फिर आपको बताया कि BS5 तो स्किप हो गया, BS5 आया ही नहीं। फिर क्या आया, BS6 आया, BS4 के बाद BS6 आया 2020 में, तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अब इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ क्या यूज़ करती है, कभी आप है ना नेट पे सर्च करना कि पॉल्यूशन कंट्रोल के कौन से इक्विपमेंट होते हैं। ऐसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिस, प्रीसिपिटेटर ऐसे नाम से होते हैं, ऑक्सीडाइजर नाम से होते हैं, स्क्रबर्स होते हैं, एयर स्क्रबर्स बोलते हैं, एयर फिल्टर बोलते हैं। तो ये किस लिए होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी निकल रही है जनरली, उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है। तो उनको कम करने के लिए जनरली किया जाता है, इन इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, जब भी आप अपनी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग देखते हो तो आप क्या करते हो, जो भी आपने कॉस्ट इनकर करी उसकी तो आप एंट्री करते हो, लेकिन एनवायरमेंटल से रिलेटेड कॉस्ट की आप एंट्री नहीं करते हो। तो उसकी भी आपको क्या करनी चाहिए, एंट्री करनी चाहिए, जिससे डिसीजन मेकिंग में आपकी आसानी हो और आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सको, जनरली ये बोल सकते हैं हम। और जो कॉस्ट है उसको आप कैसे रिड्यूस करना है, एनवायरनमेंट कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको पता चल जाएगा। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज एन अटेम्प्ट टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क used to assess economic performance, to take stock of elements that are not recorded in public or private accounting books। देखिए ये जनरल बोलना चाहता है कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है वो क्या एक अटेम्प्ट है जिसके थ्रू क्या होगा, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो भी होगा उससे रिलेटेड स्कोप क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये बोल रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट अकाउंटिंग में जो आप एनवायरमेंटल अकाउंट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंस का पार्ट बनता जाएगा। दीज गैप्स अकर बिकॉज द वेरियस कॉस्ट ऑफ यूजिंग नेचर आर नॉट कैप्चर्ड। तो जनरली क्या बोल रहा है, नेचर का आपने यूज़ करा, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसकी जो भी कॉस्ट है जनरली उसको आपने एंट्री नहीं करी। देखिए ये मत बोलिए कि लकड़ी खरीदी उससे रिलेटेड परचेज कॉस्ट करी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया। आपको पता है कि अगर आप ट्री काटोगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, तो इससे एनवायरनमेंट कॉस्ट लग रही है, ये मैंने आपको बताया। ये बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन होगा, रिसोर्सेज धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं, तो आपको इनको क्या करना है, बनाए रखना है। आपको एनवायरनमेंट को क्या करना है, एनहांस करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कॉस्ट लग रही है उसको आपको सही करना पड़ेगा और उसको बेनिफिट में बदलना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, अब देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल के इक्विपमेंट आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी धीरे धीरे क्या हो रही है, एक तरीके से कोई ना कोई मेजर लेके आ रही है, कंट्रोल के रूल्स रेगुलेशन लेके आ रही है, बहुत सारे एक्ट भी बने हुए हैं आपको पता है। These gaps occur because the various cost of using nature are not captured, being considered in many cases as externalities that can be forwarded to other or postponed। इसका मतलब क्या है, देखिए ये बोल रहा है कि जनरली जो भी नेचर से रिलेटेड आपकी कॉस्ट लग रही है उसको आप एक्सटर्नलिटीज़ भी बोल सकते हैं। दो टाइप की एक्सटर्नलिटीज़ होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब ये हो सकता है कि जब भी आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो या कंज्यूम कर रहे हो तो उससे जो इम्पैक्ट है वो किसको पड़ रहा है, थर्ड पार्टी को पड़ रहा है, मतलब सामने वाले को पड़ रहा है। जैसे देखिए मान के चलो कोई सिगरेट कंज्यूम करता है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या बोलते हैं, सामने वाले पर ज़्यादा पड़ता है, जो उसके साथ है, उसका दोस्त है, क्योंकि सारा का सारा धुआं किसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है। जिसे हम पैसिव स्मोकर भी बोलते हैं। जो एक्टिव स्मोकर है, जो सिगरेट पी रहा है, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो सामने वाला सूंघ रहा है, इनहेल कर रहा है, उसको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसके अंदर जा रही है सारी की सारी। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। ऐसे भी देखिए कोई मैं कार चला रहा हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, गैसेज बहुत सारी निकाल रहा है, ये मान के चलिए। तो वो गाड़ी चल रही है, अब मैंने बहुत सारा धुआं निकाल के मैं तो चले गया, जो रोड पे चल रहा है पर्सन उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, यही तो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स प्रोड्यूस है, कंज्यूम मैंने किया, लेकिन फ़र्क किसको पड़ रहा है, सामने वाले को पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से नेगेटिव। वैसे ही अगर मैंने क्या बोला कि मैं पैदल पैदल चल के आ रहा हूँ, मैं गाड़ी का यूज़ नहीं कर रहा, तो पॉल्यूशन कम होगा। मैं साइकिल चला रहा हूँ तो उस केस में क्या होगा, मैंने गाड़ी का कम यूज़ किया तो ऑयल कम खपेगा, तो उस केस में क्या होगा, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का पार्ट आएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, पैदल चलने से एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। एनवायरनमेंट मतलब क्या होगा, सामने वाली पार्टीज़, पूरा हम बोलेंगे हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा, तो वही पॉजिटिव पार्ट हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि नेचर से रिलेटेड जो भी कॉस्ट लगी है उसको हम एक्सटर्नलिटीज़ नाम से भी जानते हैं, जो कि दूसरों को फॉरवर्ड कर दी जाती है, मतलब वो थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाती है, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। ठीक है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड द रोल प्लेड बाय नेचुरल एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। नॉर्मल लाइन है ये तो, ठीक है। इट प्रोवाइड डेटा related to contribution of natural resources
टू इकोनॉमिक वेलबींग एज वेल एज कॉस्ट इम्पोज बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड रिसोर्सेज डिग्रेडेशन। ये तो बोल रहा है कि जब भी हम एनवायरमेंटल अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो ये जनरली क्या बोला, नेचुरल रिसोर्सेज का जो हमने यूज़ किया है तो नेचुरल रिसोर्सेज ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमें दिया है। किसके लिए? कि हमारा इकोनॉमिक वेलबींग हो। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है उसके थ्रू। हमने रॉ मटेरियल यूज़ करा लकड़ी का, तो उससे क्या हुआ, हमने पेपर बनाया, पेपर बेचा मार्केट में, तो उससे क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। इसके साथ साथ क्या बोल रहा है कि एनवायरमेंटल की जो कॉस्ट लगी है वो भी हमें देखनी है। इम्पोज बाय द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो एनवायरमेंटल कॉस्ट किसके थ्रू लगी? पॉल्यूशन के थ्रू बोल दिया। जैसे मैंने आपको बताया एयर, वाटर, सॉइल, रिसोर्सेज का जो डिग्रेडेशन हुआ, रिसोर्सेज जो खत्म होते जा रहे हैं, उसके थ्रू जो भी कॉस्ट लग रही है वो भी हमें पता चल रही है, जिससे हम रिसोर्सेज को क्या कर सके, वापस से हम बोल सकते हैं रोक सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, रिसोर्सेज को वापस से सुरक्षित रख सकें। फिर आपको बोल रहा है 10 एनवायरमेंटल अकाउंटिंग रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा ऑन एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस एंटिटी टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, जो भी बिजनेस है, जो भी इंडस्ट्री है, वो क्या करेगी, एनवायरनमेंट को देखते हुए क्या करेगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस करेगी, जिसके बेसिस पे वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ले पाएगी। नॉर्मल पार्ट बोल रखा है। अब देखिए बोल रहा है कि ये सबसे पहले एम्प्लॉय हुआ था नॉर्वे में अर्ली 1970s में। इन इंडिया में जनरली बोल रहा है कि सर्टेन इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक, ऑयल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जनरली इसमें यूज़ किया जाता है। ये बोल रहा है इट फोकस्ड ऑन एक्सटेंडिंग अकाउंटेबिलिटी टू न्यूमरस स्टेक होल्डर बाई नेसेसिटेटिंग डिस्क्लोजर ऑफ सोशल इन्फॉर्मेशन इन कॉर्पोरेट एनुअल रिपोर्ट। आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के केस में कि सोशल अकाउंटिंग का पार्ट है। उस वक्त मैंने क्या बताया था, सोशल अकाउंटिंग के 3 एलिमेंट होते हैं, एक तो एचआरए होता है, एक आपका ये एनवायरमेंटल होता है और एक आपका एथिकल अकाउंटिंग होता है। 3 मेन बताए थे, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं सोशल के, लेकिन 3 मेन होते हैं। तो आपको बताया कि एनवायरमेंटल तो हम देख रहे हैं, एथिकल हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट फोकस ऑन एक्सटेंडिंग अकाउंटेबिलिटी, कि हमारी जवाबदेही बनती है किन के लिए, स्टेक होल्डर्स, जो भी सप्लायर हो गए, जो भी बाहर के पर्सन हो गए, कहने का मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, प्रपोज इन्वेस्टर या जो पहले से इन्वेस्टर हैं, इसी तरीके से बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, सोसाइटी हो गई, पब्लिक हो गई, उसके लिए हम क्या एक तरीके से जवाब दें कि किस तरीके से हम अपनी एनुअल रिपोर्ट में एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे भी यही लाइन बोल रखी है, ये पढ़ के देख लेना, क्योंकि देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सेम टू सेम पार्ट है, बार बार एक जैसी लाइन क्या पढ़ाऊँ। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है मेथोडोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, कि कौन कौन से जनरली मेथड्स यूज़ होते हैं। फिर एक फॉर्म्स आएगा आपका पार्ट जो कि इसके अगले पार्ट से रिलेटेड है। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का जब भी प्रिपरेशन करते हैं वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है। सबसे पहले बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डेटा जो भी है उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, यानी जो आपको एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का डेटा चाहिए उससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे उसका जब भी आप एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का यूज़ कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आप डेटा का यूज़ जो भी कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्या देखने, कि जो कॉस्ट इंकर हो रही है एनवायरमेंटल कॉस्ट, उसको आप देखना क्यों चाहते हो और उससे आप क्या बेनिफिट उठाना चाहते हो। द एबिलिटी टू कंपेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, तो बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ते हैं, आपको पता है कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो जनरली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी एबिलिटी क्या है कि कितना ज़्यादा वो इम्पैक्ट डाल रही है आपके, हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट पे, एंड द काइंड्स ऑफ पॉलिसी पर्पजेज टू विच दे में बी अप्लाइड, और इस तरीके से बोल दिया कि किस टाइप की पॉलिसीज़ इसके लिए एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के लिए अप्लाई की गई है। तो यहाँ पे बोल दिया फॉलोइंग आर द की मेथड्स यूज फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। सबसे पहले आपको दे रखा है नेचुरल रिसोर्स अकाउंट। यहाँ पे बोल दिया कि इट इंक्लूड्स डेटा ऑन स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड चेंज इन देम कॉज्ड बाय आइदर नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन यूज़। ये बोल रहा है कि जब भी चेंज होता है नेचुरल रिसोर्सेज में, या तो वो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू होता है कि अपने आप ही चेंज हो रहा है क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो एक पॉइंट में क्या होता है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और या ह्यूमन यूज़ की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो ख़त्म हो गए। ज़्यादा तो जनरली देखिए हो सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं कि पर्सन क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है, वो अपने बेनिफिट के लिए ही देखता रहता है। तो उस केस में क्या है, क्या चेंजेस हुए, कितना यूज़ किया गया। सच अकाउंट टिपिकली कवर एग्रीकल्चर लैंड। अब देखिए इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, फिशरीज़, फॉरेस्ट, मिनरल एंड पेट्रोलियम एंड वाटर। तो आप देखते हो इसमें से कुछ चीज़ें क्या होती है नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू वापस से हो जाती है, लेकिन आप किसकी बात करोगे, जैसे वाटर क्या है, शॉर्टेज है। अगर आप है मिनरल एंड पेट्रोलियम की बात करोगे तो आपको पता है कि आपने ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया, तो जितना है उतना ही आपको मिलेगा, ये नहीं कि बार बार होता जाएगा। तो आपको पता है कि जितना आपका ऑयल अगर जितना है ज़मीन में उतना ही निकल पाएगा, उससे ज़्यादा थोड़ी निकल पाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी ढूंढ लेते हो जो वापस से क्या हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो आपको पता है कि वो वापस से जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक,
तो ह्यूमन यूज़ कर रहा है, उसको वापस से क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ताकि जितने भी वो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लोइटेशन ना कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके और एनवायरनमेंट को वापस से एनहांस कर सके। तो ये बोला इन सम कंट्रीज द अकाउंट्स आल्सो इंक्लूड मॉनेटरी डेटा ऑन द वैल्यू ऑफ सच रिसोर्सेज बट अटेम्प्ट्स एट वैल्यूएशन रेज सिग्निफिकेंट टेक्निकल डिफिकल्टीज। ये बोल रहा है कि कई कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है इसके मॉनेटरी डेटा को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, यानी मनी के टर्म में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। बट अटैम्प्ट्स एट वैल्यूएशन रेज सिग्निफिकेंट टेक्निकल डिफिकल्टी, लेकिन जब भी अटैम्प्ट करते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड कि मॉनेटरी डेटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सके तो बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टी आती है। इट इज़ फेयरली ईजी टू ट्रेक द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज फ्लोज व्हेन द गुड्स आर सोल्ड इन द मार्केट एज इन द केस ऑफ टिम्बर एंड फिश। तो ये बोल रहा है कि जब भी हम टिम्बर की बात करते हैं, लकड़ी की, मछली की बात करते हैं, यानी फिशरीज़ की बात करते हैं, तो जब भी हम बेचते हैं तो उसकी मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उस नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू पता की जा सकती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वैल्यू नहीं पता की जा सकती, तो कभी कभी डिफ़िकल्टी आती है। तो ये बोल रहा है वैल्यूइंग चेंजेस इन द स्टॉक्स हाउएवर इज़ मोर डिफिकल्ट बिकॉज दे कुड बी रिजल्ट आइदर ऑफ ए फिजिकल चेंज इन द रिसोर्सेज और ऑफ ए फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस। देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही कि लकड़ी से क्या हो गया, एक तरीके से पेपर बन गया, तो आपने पेड़ काटे, अब कितने काटे जनरली वो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि बोल रहा है वैल्यूइंग चेंज इन द स्टॉक हाउ इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज दे कुड बी रिजल्ट आइदर ऑफ ए फिजिकल चेंज इन द रिसोर्सेज। तो आपको पता है कि रिसोर्सेज में चेंज कैसे हो गया, हमने पेपर बना दिया, अब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में ट्री कितने काटे गए हैं। इसी तरीके से बोल रहा है कि मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन भी है, इसलिए पता करना मुश्किल होता है। फिर आपको सेकंड दे दिया एमिशन अकाउंटिंग। एमिशन तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड व्हीकल की बात बताई गई, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। तो आपको पता है कि जो भी 2 व्हीलर व्हीकल होते हैं या 4 व्हीलर व्हीकल होते हैं उनसे रिलेटेड BS6 आ गया अपने इंडिया में। वैसे दूसरी कंट्री में कुछ और चल रहा होगा, स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे यूरो स्टैंडर्ड होता है। तो अपने यहाँ पे क्या होता है, BS से रिलेटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे भारत स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिशन अकाउंटिंग वॉज डेवलप्ड बाई डच द नेशनल अकाउंटिंग मैट्रिक्स इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल अकाउंट्स, नामिया बोलते हैं, structures the accounts in a matrix which identify pollutant emission by economic sector। तो ये बोला जो इकोनॉमिक सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जनरली जो भी पॉल्यूटेंट निकाल रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया समथिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड मैंने आपको बताई थी, इसी तरीके से बहुत सारी गैसेस होती है। देखिए साइंस में मैं वैसे क्या हूँ, कच्चा हूँ, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे बहुत टाइप की गैसें आती है, जब भी वो निकलती है तो पॉल्यूटेंट निकलते ही निकलते हैं, जिससे क्या होता है एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कितना पॉल्यूटेंट निकला है। इफ़ एमिशंस आर वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म दीज वैल्यूज कैन बी यूज टू डिटरमिन द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन फर्स्ट प्लेस। अगर आपने इन पॉल्यूटेंट एमिशन को, आपको पता है कि कितना mg निकला, ऐसे बोल सकता हूँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ कितना mg पॉल्यूटेंट निकला, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बोला, वो आपको पता चल गया, उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब एनवायरनमेंट पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो अगर उसकी आपने एनवायरमेंटल कॉस्ट निकाल दी तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि एनवायरनमेंट कितना डिग्रेडेशन हो रहा है, जिससे आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड का मतलब उसको रोक सकते हो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो फर्स्ट प्लेस पे, एज वेल एज टू कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और साथ में ये भी देखेंगे कि एनवायरमेंटल जो भी आप रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो और आपको पता है पॉल्यूशन हो रहा है तो एनवायरमेंटल कॉस्ट लग रही है, लेकिन आपको पता है कि रिसोर्सेज यूज़ करने से बेनिफिट भी हो रहा है, तो क्या कॉस्ट लगे और क्या बेनिफिट हुए। इसी तरीके से ये भी पता चल जाएगा कि जब भी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो रहे हैं और क्या उससे कॉस्ट इंकर हो रही है, क्या हमें एक तरीके से गेन हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। अब देखिए ये बोल रहा है कि एक यूरो स्टेट नाम से क्या है ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। यूरो स्टेट द स्टैटिस्टिकल आर्म, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज़ हेल्पिंग EU मेंबर्स, यानी ये यूरोप से रिलेटेड, या आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज होती है तो उनको हेल्प करती है, इज़ हेल्पिंग EU मेंबर्स अप्लाई दिस अप्रोच एज पार्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंटल अकाउंटिंग प्रोग्राम। तो जो आपने ऊपर अप्रोच देखी मैट्रिक्स से रिलेटेड, एक तरीके से पॉल्यूटेंट जो भी एमिशन निकले उनको वैल्यू बेसिस पे कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, जिससे एनवायरमेंटल कॉस्ट पता चल जाए। द फिजिकल डेटा इन द नामिया सिस्टम आर यूज टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी। देखिए सीधी सी बात है, आपका डेटा पड़ा है तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपकी ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या है, यानी आपकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई, या एनवायरमेंटल कॉस्ट ये नहीं कि पिछली बार से बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। Data can also be separated by type of pollutant emission to understand the impact on domestic, ट्रांसपोर्टर और ग्लोबल एनवायरनमेंट्स। देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया एक तो डोमेस्टिक और एक बोल दिया ट्रांसपोर्टर और ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो आपको बताया कि डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, लोकल, यानी आपके कंट्री से रिलेटेड जो भी पॉल्यूटेंट एमिशन निकले हैं,
कितना इम्पैक्ट पड़ा है डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे, और क्या बोल दिया इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। आप बोलोगे कैसे? देखिए, जब भी ग्रीन हाउस गैसेज आपने सुना होगा, उसका एमिशन की बात करते हैं तो दो टाइप से होता है, एक तो प्रोडक्शन बेस और एक कंजम्पशन बेस। प्रोडक्शन बेस का मतलब क्या होता है? टेरिटोरियल बेस, मतलब डोमेस्टिक से रिलेटेड, ठीक है। और जब भी हमें ना किसकी बात कर रहा था अभी मैं, कंजम्पशन बेस की बात कर रहा था, तो वो किससे रिलेटेड हो गया? एक तरीके से ट्रांस बॉर्डर है, ग्लोबल हो गया। देखिए, जब भी हम प्रोडक्शन बेस की बात करते हैं यानी डोमेस्टिक बात करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो भी यानी नेचुरल रिसोर्सेज है खुद की कंट्री के यूज़ कर रहे हैं, खुद की कंट्री में क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही पार्ट आ गया। तो हमें पता है कि डोमेस्टिक जो भी हुआ हमने प्रोड्यूस खुद ने किया। अब हम चाहे बाहर एक्सपोर्ट भी कर लें तो जो पॉल्यूशन है वो तो हमारी कंट्री में हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करा, यहीं पे फैक्ट्रीज ये सारी बनाई और यहीं पे क्या करा, प्रोडक्शन किया। तो इसका मतलब जो भी पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं वो कंट्री के अंदर ही निकल रहे हैं, वो हो गया प्रोडक्शन बेस। वैसे एक होता है कंजम्पशन बेस, जिसमें क्या होता है, आप बाहर से रॉ मटेरियल खरीदते हो। क्या खरीदते हो? रॉ मटेरियल। अब आपको पता है कि रॉ मटेरियल खरीद के आप इंपोर्ट करके क्या करोगे, कंट्री में बनाओगे, कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज में बनाओगे। तो यहाँ पे एक तरीके से वो क्या हो गया, ट्रांस बॉर्डर और ग्लोबल एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉल्यूटेंट हो गया, कि वो बाहर से आ रहा है। बाहर से क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बाहर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और अपनी कंट्री में बना रहे हो। समझ गए? तो अगर अंदर के ही रॉ मटेरियल आप क्या करोगे, यहीं पे प्रोड्यूस करोगे, तो जनरली वो प्रोडक्शन बेस हो जाएगा। और कंजम्पशन बेस का मतलब क्या हो, आप बाहर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और अपनी कंट्री में क्या कर रहे हो, फिर प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब इंपोर्ट करके आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। जबकि यहाँ पे आप फाइनल प्रोडक्शन क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो फाइनल प्रोडक्शन तो अपनी कंट्री में हुआ, तो यहाँ पे भी पॉल्यूशन अपनी कंट्री में हुआ, तो वो डोमेस्टिक हो गया। इसी तरीके से रॉ मटेरियल आपने खरीदा और बाहर से आया, यहाँ पे आया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से ट्रांस बॉर्डर और ग्लोबल हो गया। ट्रांस बॉर्डर मतलब क्या हुआ, दूसरी कंट्री से, दूसरे बॉर्डर से होकर आया। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं रॉ मटेरियल को, जहाँ से हमने इंपोर्ट किया बाहर से, तो यहाँ पे हम इंडिया कंट्री में, हमें पता है कि अमेरिका से हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, लेकिन बना कर रहे हैं इंडिया में। तो पॉल्यूटेंट जो भी होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, कंजम्पशन बेस होंगे। इस तरीके से होता है। अब देखिए, बोल रहा है डिसएग्रीगेशन ऑफ कन्वेंशनल नेशनल अकाउंट। देखिए, इसमें ये बोल रहा है डिसएग्रीगेशन, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कोई पर्टिकुलर ग्रुप होता है ना, उसको क्या करना, उसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना, ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना, ये ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि मास होता है, मास मतलब क्या हो गया, बहुत सारा क्या हो गया, टोटल वैल्यूएशन हो गया, टोटल कोई भी वैल्यू हो गई, उसको अलग अलग पार्ट में बांट रहे हो, ठीक है। जिसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी आपकी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है और कितना वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। देखिए, मान के चलिए आपने कोई मशीनरीज खरीदी, तो आपको पता है कि जो भी आप मशीन खरीद रहे हो उससे पॉल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, इक्विपमेंट भी खरीद रहे हो। तो आपको पता है कि उस इक्विपमेंट जो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खरीद रहे हो, जिसे मैं बोल सकता हूँ पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अगर आप खरीद रहे हो तो उसकी कॉस्ट आपको अलग से पता है, और उसका क्या बेनिफिट होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये बोल रहा है एक तरीका ये है कि कन्वेंशनल नेशनल अकाउंट, मतलब जो आपके ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हो रहे हैं उसमें जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो या जो भी आप रिसोर्सेज परचेज कर रहे हो, उसको आप अलग से अकाउंटिंग कीजिए, आपको पता है। उस केस में जो भी इक्विपमेंट है उसका आप अलग से अकाउंटिंग कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट भी आपको पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उससे कितनी कॉस्ट कम हुई है। तो बोला समटाइम डेटा इन द कन्वेंशनल अकाउंट आर टेकन अपार्ट टू आइडेंटिफाई एक्सपेंडिचर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अब देखिए क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिफाई एक्सपेंडिचर्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो उसके लिए क्या करते हैं, टेकन अपार्ट, इसका मतलब क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कन्वेंशनल अकाउंटिंग में कुछ डेटा, समटाइम्स डेटा, तो डेटा को क्या कर लिया आपने, अलग अलग कर दिया। सच एज दोज इंकर टू प्रिवेंट और मिटिगेट हार्म, तो कभी कभी क्या करते हैं हम, हार्म को बचाने के लिए, हम बोल सकते हैं, हार्म बोल रहा हूँ थोड़ी, नुकसान से बचने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, बाय करते हैं या इंस्टॉल करते हैं प्रोडक्शन इक्विपमेंट, और टू पे फॉर चार्जेज एंड सब्सिडीज़। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो तो गवर्नमेंट क्या करती है, सोलर पैनल प्रोवाइड करती है और सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। तो किस तरीके से आपको बेनिफिट मिला, तो आप अलग अलग उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर लेते हो जो भी इक्विपमेंट परचेज करते हो, और उससे रिलेटेड क्या एनवायरनमेंट को एक्सपेंडिचर हुआ है या एनवायरनमेंट को कॉस्ट इंकर हुई है वो आपको पता चल जाएगी। ओवर टाइम क्या दे रखा है, रिवोल्यूशन ऑफ दीज डेटा मेक इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व लिंक्स बिटवीन चेंजेस इन एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल एज टू ट्रैक द एवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडस्ट्री। देखिए, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने जो भी इक्विपमेंट खरीदा उससे रिलेटेड क्या कॉस्ट लगी, जो भी इक्विपमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, पॉल्यूशन कंट्रोल के, जैसे मैंने आपको बताए थे, एयर स्क्रबर हो गया, ऑक्सीडाइज़र हो गया, और एक मैंने टिपिकल नाम बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिस प्रीसिपिटेट्स हो गया, एयर फिल्टर हो गए, ये आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या लग रही है, और एनवायरमेंटल पॉलिसी में चेंज क्या हो रहा है, एक तरीके से लिंक बैठ जाएगा। और साथ ही साथ बोल रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडस्ट्री है उसका कैसे धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे जनरेशन हुआ वो पता चल जाएगा।
धीरे धीरे करके ये पता चल जाएगा ना कि किस तरीके से प्रोडक्शन के मेजर धीरे धीरे करके बढ़ाए जा रहे हैं, और हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट को अहमियत दी जा रही है जो कि पहले इंडस्ट्रीज़ नहीं देती थी। अब आपको दे दिया ग्रीन जीडीपी। देखिए ग्रीन जीडीपी, यहाँ पे आप इसको डबल जी डीपी भी बोल सकते हैं, जीजीडीपी भी बोल सकते हैं। ये बोला डेवलपिंग ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इंक्लूड्स द एनवायरनमेंट इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। देखिए जैसे मैंने आपको जीडीपी बताया था शॉर्ट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आप मार्केट प्राइस पे जनरली निकालते हो तो क्या बोलते हो कि साल के दौरान जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, वो आ गया पार्ट। पर ये बोल रहा है कि उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉस्ट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ग्रीन जीडीपी जनरली क्या है, एक इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ का, किसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंसीक्वेंसेस को लेते हुए, कि जब भी कंट्री की ग्रोथ हो रही है या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसमें हम एनवायरमेंटल फैक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। तो जनरली वो किसका पार्ट आ गया, ग्रीन जीडीपी का पार्ट आ गया। देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं वेस्ट पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन से रिलेटेड वेस्ट कैसा निकल रहा है, वो भी एक इंडेक्सेशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर ईयर, तो जनरली ये भी एक इंडेक्सेशन हो गया। तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ये भी पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो भी किससे रिलेटेड है, ग्रीन जीडीपी से रिलेटेड है। तो जब भी ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है कि नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल कितना कैपिटल का कंजम्पशन किया है, कितना नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है, यानी कितना रिसोर्सेज को डिप्लीशन किया गया है, कितना रिसोर्सेज को डिग्रेड किया गया है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का पार्ट आ रहा है। हम ये भी बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जितने भी प्लांट हो गए या स्पेसीज़ हो गए, स्पेसीज़ क्या होती है, प्रजातियाँ। आपने देखा होगा कि जब भी समुद्र यानी सी के अंदर बहुत सारी आप क्या देखते हो, प्रजातियाँ होती है, अपन को पता भी नहीं है। अगर आपको पता है कि जब भी वेस्ट जाता है नदियों में तो या तो वो मर जाते हैं या वो कुछ ना कुछ प्लास्टिक ये खा के मर जाते हैं, ये हो जाता है। तो जिससे हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। तो ये जितना भी पार्ट हो गया वो एक तरीके से किसका पार्ट आ गया, ग्रीन जीडीपी का पार्ट आ गया। लेकिन ये बोल रहा है मोस्ट पीपल एक्टिवली इन्वॉल्व इन बिल्डिंग एनवायरमेंटल अकाउंट मिनिमाइज। देखिए इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि हर पार्ट में जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया वेस्ट पर कैपिटा बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर का पार्ट बता दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बता दिया, इस तरीके से आप अलग अलग मेजर यूज़ कर रहे हो एक ही पर्टिकुलर पार्ट में। तो ये बोला बिकॉज एनवायरमेंटल अकाउंटिंग मेथड्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज। जैसे आप नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखते हो तो कुछ तो स्टैंडर्डाइज है, आपको पता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू को आप यूज़ करते हो डेप्रिसिएशन के लिए, तो आपको पता है इनकम टैक्स में उसी को यूज़ किया जाता है और कोई पर्टिकुलर यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। ये बोल रहा है ए ग्रीन जीडीपी कैन हैव ए डिफरेंट मीनिंग इन ईच प्रोजेक्ट दैट कैलकुलेट इट्स, सो वैल्यूज़ आर नॉट कंपेरेबल अक्रॉस कंट्रीज़। और ये बोल रहा है कि अलग अलग कंट्रीज़ क्या करेगी, अलग अलग इंडेक्सेशन का यूज़ करेगी, तो उस केस में क्या होगा, कैलकुलेशन का पार्ट भी अलग होगा, वैल्यूएशन का पार्ट भी अलग निकलेगा, तो कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकेगा। मोरेवर वाइल ए ग्रीन जीडीपी कैन ड्रॉ अटेंशन टू पॉलिसी प्रॉब्लम्स, इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर फिगरिंग आउट हाउ टू रिसॉल्व दैम। ये आ गया। नेवरदलेस मोस्ट अकाउंटिंग प्रोजेक्ट्स दैट इंक्लूड मॉनेटरी वैल्यू डू कैलकुलेट दिस इंडिकेटर, ग्रेट इंटरेस्ट इन इट एग्जिस्ट डेस्पाइट इट्स लिमिटेशन। ये बोल रहा है कि चाहे इसके लिमिटेशन हो लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अलग अलग कंट्रीज इसका यूज़ करती हैं ताकि ये बोल सके कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है। जब भी हमें अकाउंटिंग प्रोजेक्ट लेना है उसके साथ क्या करना है, जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट लगी है उससे रिलेटेड की वेस्ट कितना हुआ है पर पर्सन का वो देखना है, तो उससे रिलेटेड वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। ये बोल दिया, ठीक है। अब आपका आ रहा है फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। इसमें आपके दे रखे होंगे तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहला है आपका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जनरली एक पूरा टॉपिक होता है बड़ा सा, लेकिन इसमें से मैंने जरा सा पार्ट ही कवर किया है। तो ये बोल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग विथ पर्टिकुलर फोकस ऑन मेटेरियल एंड एनर्जी फ्लो इन्फॉर्मेशन एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। देखिए मैनेजमेंट जो काम कर रहा है, आपको पता है डिसीजन मेकिंग अप्रोच देख रहा है, तो उसको क्या देखना है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट कितनी लग रही है, किस तरीके से रिसोर्सेज या एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट हो रहा है, कैसे मटेरियल का यूटिलाइज किया जा रहा है, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए वो अलग अलग अकाउंटिंग को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग सब सिस्टम। सबसे पहले आपको दे दिया सेगमेंट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, फिर दूसरा है इको बैलेंस एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, तीसरा है कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का पार्ट। एक मिनट इसको यहाँ पे कर लेता हूँ अब, ठीक है। देखिए इसमें जनरली क्या बोल रहा है कि
ये एक इंटरनल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग टूल है, ये भी वैसे भी इंटरनल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग टूल है, लेकिन जनरली क्या बोल रहा है कि जब भी हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या किसी एक्टिविटी में, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कितना होगा, एनवायरमेंटल को कितना प्रोटेक्ट किया जा सकेगा या एनहांस किया जाएगा, जितने भी ऑपरेशन के हमारे प्रोसेस होंगे। हमें पता है कि इनपुट लगाने से लेकर आउटपुट जो भी प्रोड्यूस होगा उसमें बहुत सारा वेस्ट हो सकता है, पॉल्यूशन का पार्ट आ सकता है, ठीक है, रिसोर्सेज डिग्रेड हो सकते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे जो भी एनर्जी या रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो पार्ट आ गया। एंड टू एवेल्यूट एनवायरमेंटल इफेक्ट फॉर ए सर्टेन पीरियड, और साथ में बोल रहा है कि पर्टिकुलर प्रोसेस में जो भी हमने यूज़ किया है मशीनरी का या जो भी इक्विपमेंट का, उससे कैसे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या कॉस्ट इंकर हो रही है जनरली, वो पता करना। फिर आपका आ गया इको बैलेंस एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। ये बोल रहा है दिस इज एन इंटरनल एनवायरमेंटल अकाउंटिंग टूल टू सपोर्ट PDCA फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटी। देखिए PDCA क्या होता है? प्लान, डू, चेक, एक्ट। P से प्लान, D से डू, C से चेक और A से एक्ट। देखिए ये बोल रहा है कि हम एनवायरनमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं। हमें पता है कि इको बैलेंस तो इकोसिस्टम, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्लांट स्पेसीज जिसके साथ हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उन्हें हमें ख़त्म नहीं होने देना है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्टिविटीज़ अपनानी पड़ेगी, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है, उसमें जो भी हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं उसको ढंग से यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर ये बोल रहा है प्लानिंग के बाद उस पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस है उसको हम काम करेंगे, फिर उसको देखेंगे कि बीच में वो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, तो चेक करते रहेंगे और उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर रेमेडियल एक्शन लेंगे। इसलिए बोल रहा है प्लांट बोल रहा हूँ, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ऐसे बोल दिया। कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, दिस इज ए टूल टू इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कंपाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। पब्लिक को एक तरीके से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए इट शुड बी कॉल्ड एज कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग। फॉर दिस पर्पज द कॉस्ट एंड इफेक्ट इन क्वांटिटी एंड मॉनेटरी वैल्यू, इसका मतलब क्या, क्वांटिटी में भी और साथ में मॉनेटरी वैल्यू में, अमाउंट में भी आ गया, ऑफ इट्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ आर यूज्ड। इसका मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हमने क्या करें, मशीनरीज या जो भी हमने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, उसका क्या बेनिफिट हुआ है और उससे क्या कॉस्ट लगी है या कितनी कॉस्ट रिड्यूस हुई है, वो सारा पता चल जाएगा। हम उसके लिए क्या बोलेंगे, उसको कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है, जिससे हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल यूजर जो भी होंगे उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब पहला मेथड आपका क्या था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके सब सिस्टम दे रखे थे। अब दूसरा क्या आपका फॉर्म्स में एनवायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जनरली ये बता रहा है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारी क्या लाइबिलिटी है, क्योंकि हम एनवायरमेंट के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। ऊपर तो जनरली क्या बोला था, कंजर्वेशन के पार्ट जितने भी, कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग के अप्रोच कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉल्यूशन के कंट्रोल से रिलेटेड इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है या ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे पॉल्यूशन ये कम हो सके। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारी क्या लाइबिलिटी बनेगी और कितनी कॉस्ट इंकर होगी, जनरली वो देखना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद ए पर्टिकुलर फोकस ऑन रिपोर्टिंग एनवायरमेंटल लाइबिलिटी कॉस्ट एंड अदर सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कॉस्ट। फिर ये आ गया एनवायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग। देखिए नेशनल की बात करता है तो कंट्री के रिसोर्सेज की बात आएगा। तो ये बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने यूज़ किए गए हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या लग रही है, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का पार्ट है। मैंने आपको बताया था ना एक्सटर्नलिटीज़ क्या आता है, भूल गए हो तो याद रखना कि जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस या कंज्यूम करते हो उससे सामने वाले पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आपने इकोनॉमिक्स में ये देखा होगा, अगर जिनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था तो उसमें आता था ये नेशनल लेवल अकाउंटिंग विद ए पर्टिकुलर फोकस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज स्टॉक एंड फ्लो, एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड एक्सटर्नलिटीज़ कॉस्ट एटसेट्रा। अब आपको बोल दिया कि नीड ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एट कॉर्पोरेट लेवल, कंपनी के लेवल पे। ये बोल रहा है इट हेल्प टू नो वेदर कॉर्पोरेशन हैज़ बीन डिस्चार्जिंग इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड एनवायरमेंट और नोट। इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी कंपनीज की जिम्मेदारी है वो ढंग से निभा रही है या नहीं निभा रही, उसके लिए एनवायरमेंटल अकाउंटिंग जरूरी है। बेसिकली ए कंपनी हैज़ टू फुलफिल फॉलोइंग एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब देखिए क्या क्या होती है। अब देखिए सिंपल है, वैसे ही आपको देखने से समझ में आ जाएंगे, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे क्या बोल दिया, वही रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो कि गवर्नमेंट ने बोली है उसको मीट करना और एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर BS6 जो व्हीकल आ गए, तो आपको बताया कि 1 अप्रैल 20 से कंपनीज़ को क्या करने पड़ेंगे, जो भी इंडस्ट्रीज़ है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से रिलेटेड उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करती तो जो भी पेनल्टी या जो भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनकी कंपनी बंद होने के चांस है वो हो जाएंगे।
यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ना कुछ प्रॉपर एक्शन तो लेगी ही लेगी। फिर दूसरा बोल दिया क्लीनिंग अप पॉल्यूशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ द हैजार्डियस मटेरियल, जो कि क्या बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी वेस्ट है, जो भी केमिकल निकल के आ रहे हैं बाहर, आपको पता है जो भी पॉल्यूशन निकल के आ रहा है, वो सारा का सारा क्या करोगे आप, एक तरीके से प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए। ये नहीं कि वो नदियों में जा रहा है, समुद्र में जाके मिल रहा है, सी में जाके मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या एनवायरनमेंट में जाके मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्पोजिंग का पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। डिस्क्लोजिंग टू द इन्वेस्टर बोथ पोटेंशियल एंड करंट द अमाउंट एंड नेचर ऑफ प्रिवेंटेटिव मेजर्स टेकन बाय द मैनेजमेंट, कि उन्होंने क्या क्या इक्विपमेंट का यूज़ किया या किस तरीके से पॉलिटिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का पार्ट किया है। तो वो इन्वेस्टर को पता है, किनको, पोटेंशियल को और करंट वालों को। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इफ द एस्टिमेटेड लाइबिलिटीज ग्रेटर देन ए सर्टेन परसेंटेज से 10% ऑफ कंपनीज नेटवर्थ। यानी आप बोल सकते हैं कि डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। ये मान के चल रहा है कि एग्जांपल के फॉर्म में, कि मान के चलिए कि अगर कंपनी की नेटवर्थ 10% है, उससे ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है, तो उस केस में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे दिया, ऑपरेटिंग इन ए वे दैट दोज एनवायरमेंटल डैमेजेस डू नॉट अकर। इसी तरीके से बोल रहा है कि इस तरीके से ऑपरेट करना है कि वापस से ये एनवायरमेंटल डैमेज नहीं हो सके। प्रमोटिंग ए कंपनी हैविंग वाइड एनवायरमेंटल एटीट्यूड। ठीक, तो ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट प्रमोट करेगी जिससे क्या हो सके, वो एनवायरनमेंट के लिए सोच सके, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर सके। कंट्रोल ओवर ऑपरेशनल एंड मेटेरियल एफिशिएंसी गेन्स ड्राइवन बाय द कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट। देखिए, ये बोल रहा है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो भी जनरली क्या कर रही है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है आपका उनके साथ, तो वो भी क्या कर रही है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ क्या कर रही है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी ऑपरेशनल और मेटेरियल एफिशिएंसी है उसको गेन करना पड़ेगा। जो भी कॉस्ट लग रही है, जो भी वेस्टेज हो रहे हैं उसको रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो आपको इस तरीके से प्रोटेक्शन के पार्ट करने ही पड़ेंगे, जहाँ पे वेस्टेज कम हो। जो भी रॉ मटेरियल को कंजर्वेशन का पार्ट है वो आप कंजर्व कर सको, एनर्जी कंजर्वेशन का पार्ट है वो आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सको। जो प्रोडक्शन में जो भी प्रोसेस में वेस्ट आता है उसको आप क्या कर सको, मैनेज कर सको। ये अगले पॉइंट में भी आपको दे रखा है, कंट्रोल ओवर इंक्रीज इन कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल, वेस्ट मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल लाइबिलिटी। तो जो भी हमारी लाइबिलिटी बन रही है उसमें कंट्रोल किया जा सके। जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड वेस्ट निकल के आता है उसका मैनेजमेंट किया जा सके, कि किस तरीके से उसका अल्टरनेटिव यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप देखते हो कि कभी कभी क्या होता है, जो भी वेस्ट निकलता है उससे बाई प्रोडक्ट निकल के आता है, या कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट के साथ जॉइंट प्रोडक्ट भी निकल के आ सकता है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उस पर कंट्रोल करना, जनरली ये बोल रहा है रॉ मटेरियल को कंजर्व करना, ये सारा पार्ट आ जाता है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव भी जनरली इसी से लिंक है। यहाँ पे क्या बोल दिया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अब आपको पता है कि ये किसके लिए काम आता है, मैनेजमेंट के लिए काम आता है, डिसीजन मेकिंग एक तरीके से रिपोर्टिंग में काम आ जाएगा। इसी तरीके से आपको पता है कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से क्या पता चलेगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर कंट्री की स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ जितनी भी है वो एनवायरमेंट के लिए सही दिशा में काम कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो वो जो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री को क्या कर सकते हैं, टोक सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, एग्रीमेंट होता है आपस में कंट्रीज़ के बीच में। तो एक मीटिंग होती है जहाँ पे वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जैसे कोई पॉल्यूशन से रिलेटेड पार्ट होगा अगर, या पॉल्यूटेंट एमिशन बहुत ज़्यादा होगा, तो उस इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाई जाएगी, एक बेंचमार्क तय किया जाएगा कि ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा ना निकले। इस तरीके से बहुत सारा पार्ट आता है। क्लाइमेट चेंज की तरफ कदम उठाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करती है, सारी कंट्रीज़ आपस में मिल जाती है और पर्टिकुलर एक कॉन्फ्रेंस करती है। आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेती है, जैसे आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो आपने जनरली अपने फर्स्ट पेपर में भी देखा है, UNFCCC। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूरो स्टेट मैंने आपको बताया था, वो भी जनरली क्या करता है, यूरोप में करता है। यूरोप में क्या काम करता है, जो भी एमिशन अकाउंटिंग से रिलेटेड पार्ट है उसको देखने का काम करता है, उससे रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो यहाँ पे और भी काम करता है, वो जाके आप उनकी साइट में सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्मल आप पार्ट आपको देखना है। तो यहाँ पे बोल दिया, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग शो ट्रेमेंडियस ग्रोथ इन रिसर्च with various initiative and proposals being put forward by accountancy bodies and related international organization। ठीक है, देखिए पहले आप क्या देखते थे कि नॉर्मल अकाउंटिंग जितनी भी बॉडीज़ है वो नॉर्मल अकाउंटिंग देखती थी, लेकिन आजकल आपने सोशल अकाउंटिंग के पार्ट में देखा, ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया, एथिकल भी आ गया, इसके अलावा एनवायरमेंटल आ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी एक होती है। इस तरीके से बहुत सारी अकाउंटिंग जुड़ती जा रही है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी रिसर्च कर रही है अकाउंटिंग बॉडीज़ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उस हिसाब से रिसर्च करके आपने देखा होगा गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे रिसर्च पेपर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के आपको दिख जाएंगे जो कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड पार्ट बता रहे हैं। क्योंकि एनवायरमेंट मेन पार्ट है, तो उससे रिलेटेड उसकी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट का पार्ट भी धीरे धीरे होता जा रहा है।
In essence, environmental accounting now plays a vital role in daily commercial undertakings, attempting to ensure that development is not at odds with environmental protection. देखिए जनरली यही बोल रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल कंपनीज होती है, कमर्शियल अंडरटेकिंग होती है, वो क्या कर रही है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का एक तरीके से डेली यूज़ कर रही है, जिससे ये पता किया जा सके कि जो भी एनवायरमेंटल कॉस्ट लग रही है, और उसके साथ जो एनवायरमेंटल बेनिफिट हो रहे हैं वो साथ में इक्वली मैच किए जा सके। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का पार्ट और जो डेवलपमेंट का पार्ट है वो इक्वल अप्रोच में रहे, वो अपोजिट अप्रोच में ना जा सके। तो जो जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है उसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो रहा है। ये नहीं कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है यानी कंपनी की डेवलपमेंट हो रही है लेकिन एनवायरमेंट को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा और एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। हम बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज डिग्रेड नहीं होने चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी आप क्या कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, उसका डिग्रेडेशन का पार्ट ना हो, ठीक है, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बन सके, जनरली ये बोल रहा है। फिर आपको थर्ड पॉइंट में बोल रहा था पोटेंशियल फॉर अकाउंटेंट टू मेक ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंसाइसनेस इन ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ बीन एनविसेज थ्रू देयर मैनेजरियल ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल्स। तो जनरली ये बोल रहा है कि एक अकाउंटेंट अपना पोटेंशियल दिखाएगा, उसका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा किसके थ्रू, कि हमने एनवायरमेंटल से रिलेटेड अकाउंटिंग में कोई ना कोई रोल प्ले किया है, और जब भी हमने कुछ ना कुछ अकाउंटिंग का पार्ट किया है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है वो सहमति कर रहे हैं कि हाँ एनवायरमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड इतना हमें क्या करना चाहिए, बजट पहले से ही होना चाहिए और उस पर इतना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, कंट्रोल से रिलेटेड इक्विपमेंट परचेज करने चाहिए। तो अकाउंटेंट की एक मैनेजरल ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग स्किल पता चल रही है। इंक्रीजिंगली द एम्फेसिस हैज शिफ्टेड फ्रॉम सोशल अकाउंटिंग इन जनरल टू ए मोर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। अब ये बोल दिया कि देखिए सोशल अकाउंटिंग से कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे करके एनवायरमेंटल अकाउंटिंग पे जा रहा है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया था कि वो सोशल अकाउंटिंग के पार्ट में ही जनरली आ जाता है। दीज डेज सोशल अकाउंटिंग हैज़ बिकम सिनोनिमस विद द टर्म सोशल एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ए लिंकेज दैट प्लेस ड्यू एम्फेसिस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल इशू। तो ये बोल दिया कि सोशल अकाउंटिंग का नाम क्या हो गया, एक तरीके से धीरे धीरे करके ये होता जा रहा है सोशल एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, जो एक तरीके से लिंकेज दे रहा है और एनवायरमेंटल इशू को ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अब आपका आ गया लिमिटेशन का पार्ट। लिमिटेशन में देखते हैं, ये बोल रहा है ईए सफ़र्स फ्रॉम वेरियस सीरियस लिमिटेशन एज फॉलोज। अब देखिए आपको अगर लिमिटेशन देखनी है तो आप क्या कीजिए, अपनी ट्रेडिशनल अकाउंटिंग या जो नॉर्मल आप बैलेंस शीट बनाते हो, पीएनएल बनाते हो, उसमें जो भी अकाउंटिंग करते हो, जो भी रिकॉर्ड रखते हो, तो आपको पता है कि आप मॉनेटरी टर्म में रखते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके लिए कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। आपको पता है कि गाप होता है, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जिनको फॉलो किए जाते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन एनवायरमेंटल अकाउंटिंग में सोचिए कि जब भी आप इसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो कोई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग मेथड नहीं होगा, ये पता है। जब भी ये मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ, पहली लाइन में क्या बोल रहा है, कोई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग मेथड नहीं होता। दूसरे में क्या बोल रहा है, जब भी आप कंपैरिजन करोगे दो फर्म या कंट्री का, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के मेथड अलग अलग होंगे, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रीन जीडीपी से रिलेटेड जो भी इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हो, या आप वही वेस्ट पर कैपिटा, वेस्ट पर पर्सन की बात कर रहे हो, तो सबके अलग अलग एक तरीके से मेथड है, उन्होंने वो मेथड फॉलो किए हुए हैं, तो अलग अलग कंट्री से रिलेटेड अलग अलग मेथड, तो कंपैरिजन में भी दिक्कत हो जाएगी। थर्ड क्या बोल दिया कि जब भी हम एनवायरनमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड इनपुट की बात करते हैं, इनपुट का मतलब क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने में कितना यूज़ हुआ। जैसे हमने पेपर की बात करी, तो पेपर से रिलेटेड मैंने बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज किसका यूज़ किया था, ट्री का, तो वो कितने ट्री काटे गए, जनरली वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्या कॉस्ट इंकर हुई, मतलब क्या पॉल्यूशन की कॉस्ट लगी, वो सारा पार्ट हमें नहीं पता चल पाएगा प्रॉपरली वे में, एफिशिएंट वे में। एस्टिमेटेड तो फिर भी आप पता कर सकते हो। तो ये बोला इनपुट फॉर ईए इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल बिकॉज कॉस्ट एंड बेनिफिट्स रेलिवेंट टू द एनवायरनमेंट आर नॉट ईजिली मेजरेबल, कि कितनी कॉस्ट लग रही है और कितना बेनिफिट वो ईजिली पता नहीं किया जा सकता। फोर्थ बोल दिया मैनी बिजनेस एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इवन लार्ज एंड वेल मैनेज वन don't adequately track the use of energy and material or the cost of inefficient material use, waste management and related issue। तो ये नॉर्मल पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस क्या करती है, ढंग से मैनेज नहीं कर पाती है और ढंग से जितनी भी एनर्जी की कॉस्ट लग रही है, मेटल की कॉस्ट लग रही है, मेटल कितना यूज़ हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज कितना यूज़ हो रहा है, और वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करती है, वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है जनरली। तो ये सारे इश्यूज़ पे बहुत अंडर एस्टिमेट कर देती है, बोल रहा है मैनी ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर सिग्निफिकेंटली अंडर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ पुअर एनवायरमेंट परफॉर्मेंस टू देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस में क्या करती है, एनवायरमेंट की जो पुअर परफॉर्मेंस हो रही है उसको एक तरीके से अंडर एस्टिमेट करती है, जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्या पता आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज जिसके थ्रू आपके काम चलता है वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं हो, ये भी हो सकता है, और आपकी इंडस्ट्री पूरी की पूरी ख़त्म हो जाए।
इट मेनली कंसिडर द कॉस्ट इंटरनल टू द कंपनी एंड एक्सक्लूड कॉस्ट टू द सोसाइटी। देखिए जनरली वही हो गया कि एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि सामने वाली सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी हेल्थ पे क्या असर हो रहा है आपको पता है, ठीक। और आपको पता है कि मैंने जैसे एयर पोल्यूशन आपको बताया था, तो जैसे मैंने आपको बताया था आप सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो तो एक्टिव यूज़र आप हो गए, लेकिन सामने वाला जो पैसिव यूज़र है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक्सटर्नलिटीज़ बाहर वाले को क्या हो रही है उसको जनरली ये कम इंक्लूड करता है, और इंटरनल कॉस्ट जो भी होती है कंपनी की उसको ज़्यादा ये इंक्लूड कर लेता है, इसलिए एक तरीके से इसकी लिमिटेशन है। तो बाहर वाली कॉस्ट को एक तरीके से मेजर करना टिपिकल काम होता है, तो उसको कम ही इंक्लूड कर पाता है, ये बोल दिया। फिर आपको बोलते हैं ये इज़ ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस देयरफॉर टू ड्रॉ ए कंक्लूजन विद हेल्प ऑफ इट इज़ नॉट ईजी। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये नहीं कि आपको आज ही पता चल गया, आपने बोला कि आपने इनपुट लगाया और आउटपुट प्रोड्यूस करा, तो उससे रिलेटेड या तो पार्ट्स को अलग अलग कीजिए, या आपकी जो भी एक तरीके से रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज आपने यूज़ किया है उसको आप अलग अलग डेटा को इनपुट दीजिए, यानी अलग अलग रखिए। जब आपको अलग अलग पता होगा तब उसको फटाफट आप कैलकुलेट कर पाओगे, जल्दी से कैलकुलेट कर पाओगे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उस केस में क्या होगा, आपको डेटा भी एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। और ये बोल रहा है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी हो गया। ये कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, इट शुड बी इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज़ नॉट ईजी। तो ये अलग से इसकी अकाउंटिंग नहीं होती, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही इसको साथ में लेना पड़ता है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है व्हाट इज़ सोशल रिपोर्टिंग। ये जो मैं ऊपर के जितने भी पढ़ा रहा हूँ थोड़े टिपिकल है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो बोरिंग सा महसूस करोगे, पर क्या करें, एक बार जो पॉइंट है वो पढ़ने ही पड़ते हैं। अगर आपको ऊपर के पॉइंट पढ़ने हैं तो देखिए आप मेथड्स पढ़ लीजिए, फॉर्म्स पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्टिव ये तो जनरली क्या एग्जाम में आएंगे भी तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब आपको पता है कि पहली बार हमारे हिसाब से ये नया कोर्स है, नया सिलेबस है, उससे रिलेटेड नए टॉपिक हैं, तो जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में क्या आने के चांस हो सकते हैं, फॉर्म्स आ सकते हैं, मेथड्स आ सकते हैं, ज़्यादातर यही चांस हो सकते हैं, या एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की मीनिंग से रिलेटेड आपका पार्ट आ सकता है। और कुछ आना मुश्किल चांस हो सकता है, क्योंकि हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर इसमें कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, आपके अकाउंटिंग की थ्योरी से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड पार्ट आ जाते हैं। अगर आप है ना ऑडिटिंग का पार्ट देखोगे 10 क्वेश्चन आते हैं या 11 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 5-6 तो या 4-5 तो किसके आ जाते हैं, ऑडिटिंग के आ जाते हैं। अब बाकी कितने बचे, 4-5 अकाउंटिंग के। उसमें इतने सारे मेन टॉपिक है तो इसके आने के चांसेस क्या रहते हैं, बहुत कम रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ सोशल रिपोर्टिंग। देखिए जनरली इसमें ये बोल रहा है कि जब भी क्या होता है, कोई इंडस्ट्री क्या करती है, कुछ भी प्रोडक्शन करती है और उसके थ्रू हमने बोल दिया कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो गया जिससे एनवायरमेंटल कॉस्ट लग रही है, तो आप तो आंसरेबल रहोगे ही रहोगे कि कितनी एनवायरमेंटल कॉस्ट लगी है और कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, वो आपको बताना पड़ेगा जनरली कि लोग कितना उससे अफेक्ट हुए हैं। तो सोशल अकाउंटेबिलिटी इज़ अबाउट बीइंग आंसरेबल टू द पीपल अफेक्टेड बाय योर एक्शन। तो एक तरीके से आपने जो एक्शन किए उससे लोग क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने कौन से मेजर अपनाया, कौन से तरीके अपनाए हैं, जिससे आप क्या कर सको, जो भी कॉस्ट है, जो एनवायरमेंटल कॉस्ट लग रही है उसको प्रोटेक्ट कर सको, उसको कम कर सको, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज है उनको एनहांस कर सको या उनको बनाए रख सको। तो यहाँ पे बोल दिया था एनवायरमेंटल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट कंसिडर्ड ए न्यू फील्ड इन अकाउंटिंग इन ड्यूरिंग 1998 बाय द इंटर गवर्नमेंटल वर्क ग्रुप ISAR, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये किसका है, यूनाइटेड नेशंस का इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम दे दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। उससे रिलेटेड है तो ये क्या करेगा, एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया, अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे आप देखते हो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो क्या बनाता है, IFRS। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इंडिया में, तो वो क्या करेगा, IND AS, ठीक है। इंडियन AS की बात करोगे आप, पहले आपका क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट था, वो भी जनरली है, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा आप क्या आ गया, आपका IND AS का पार्ट आपका आ गया, जो अराउंड आप देखते हो 41 समथिंग IND AS होते हैं, जो कि हमारे अगले टॉपिक में कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा इससे रिलेटेड ही आएगा और आपको सारे के सारे IND AS, IFRS ये सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। तो वैसे ही बोल रहा है कि जब भी आप एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करते हो तो उससे रिलेटेड भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हो तो उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल कॉस्ट की बात करते हो, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करते हो, तो उससे रिलेटेड ऑडिट स्टैंडर्ड होने चाहिए। जैसे देखिए कॉस्टिंग के भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वैसे ही बोल रहा है इसके भी होने चाहिए। जॉइंटली विद दिस वर्क ISAR जो इसकी बात कर रहा है हैज़ बिन कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट विद IAPC, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी, टू फॉर्मलाइज ए ग्रुप ऑफ ऑडिट स्टैंडर्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्टेड ऑन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। कि एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट में जो कंपनीज़ ने अपनी एनवायरमेंटल कॉस्ट को दिखाया है कि हमने कितनी एनवायरमेंटल कॉस्ट इंकर की है,
कितना एक तरीके से क्या करा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया है और कितना उससे बेनिफिट उठाया है, वो सही रिपोर्ट बताई है या नहीं बताई, क्या पता गलत बता दी उन्होंने। इस तरीके से चेक करने के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल दिया फॉलोइंग आर द की ऑब्जर्वेशन फॉर प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। देखिए इसका मतलब क्या है कि जब भी एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं यानी उसका यूज़ करते हैं तो उसके बेनिफिट उठाए गए या नहीं उठाए गए कंट्री के थ्रू। तो बोल रहा है कि ऑल्दो सम कंट्रीज आर यूजिंग द एनवायरमेंटल अकाउंट्स क्वाइट एक्टिवली, द अकाउंट्स आर स्टिल अंडर यूटिलाइज स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जैसे मैं इंडिया जैसी कंट्री की बात कर लूँगा, तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आपने कहीं देखा ही नहीं। ये आपको पता है कि एक तरीके से लीगली आपने कहीं ऐसा पर्टिकुलर पार्ट कवर नहीं किया होगा। तो कई कंट्रीज़ क्या करती है, लीगली अपने अकाउंटिंग में एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को इंक्लूड नहीं करती है, तो आपको देखने को ज़्यादातर जनरली नहीं मिलेगा। अंडर यूटिलाइज किया गया है, नो कंट्री हैज़ ट्रूली कम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल अकाउंट, वही पार्ट आ गया। इंटरनेशनल कंपेरिजन आर इंपॉर्टेंट बट नॉट येट पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन मेथोडोलॉजी, कवरेज, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड अदर फैक्टर्स। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखना एनवायरमेंटल अकाउंटिंग रिलेटेड टू इंडिया, रिलेटेड टू यूएसए, तो उससे रिलेटेड आपको मेथड बहुत सारे अलग अलग दिख जाएंगे, उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर आपको बहुत सारे अलग अलग दिख जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सबकी कंडीशन वर्किंग अलग अलग होती है। हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अलग, हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज अलग, तो उस हिसाब से मेथड वहाँ के अलग, हमारे मेथड क्या हो गए अलग। तो बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उस हिसाब से एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड भी अलग अलग बने हुए। फॉर ए कंट्री टू फुली असेस इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इट मस्ट हैव, अब फोर्थ क्या बोल दिया कि जब भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को फुली कैलकुलेट करना है, असेस करना है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अकाउंट फॉर द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्री ऑफ पॉल्यूटेंट वाया एयर एंड वाटर। मैंने आपको बताया था एक प्रोडक्शन बेस होता है और एक कंजम्पशन बेस होता है। जब भी हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम खुद रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल कंजम्पशन निकाल के रहे हैं, मतलब आउटपुट ले रहे हैं और उस आउटपुट को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी पॉल्यूशन हुआ वो यहीं पे ही हुआ। ठीक है, यही बात की थी मैंने। वैसे ही वो डोमेस्टिक एक तरीके से हुआ। वैसे ही मैंने क्या बोला कि अगर हम बाहर से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से जो भी हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ट्रांस बॉर्डर हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट जो भी हो रहा है इनटू और आउट ऑफ द कंट्री, यानी एयर पोल्यूशन जो इस कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है, वाटर पोल्यूशन हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में हो रहा है, तो उसको अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो उससे आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पता चल जाएगा, एनवायरमेंटल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो एक तो ये कैलकुलेट कीजिए, अच्छी बात है। दूसरा बोल रहा है अकाउंट्स फॉर इट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर टू कैलकुलेट द पॉल्यूशन एंड मेटल कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इट इम्पोर्ट। देखिए इसमें वही आ गया कि जब भी आप क्या करते हो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड जो भी मेटल कंटेंट क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो वो इंपोर्ट आपने कितना किया और उससे क्या पॉल्यूशन हो रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे हमने बोल दिया कि कोई केमिकल हमने बाहर से इंपोर्ट किया, तो उससे हमारी कंट्री पे क्या असर हो रहा है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे ऑयल खरीदते हैं, पेट्रोल गाड़ी में यूज़ होता है व्हीकल में, तो उसके बाद क्या निकलता है, गैस निकलती है, बहुत सारी अलग अलग गैसेस निकलती है, उससे वो क्या जाती है, एयर में जाती है, एयर पोल्यूशन होता है। तो ये बोल दे कि जब आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट को उसी वक्त असेस कर देना है, जिससे आप बाद में क्या देख सको कि उसको कैसे एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके और उससे रिलेटेड हमें बेनिफिट क्या हो रहा है और कॉस्ट क्या इंकर हो रही है। अब लास्ट आपका पार्ट आ गया प्रैक्टिसेस ऑफ एनवायरमेंटल अकाउंटिंग इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है वेरी फ्यू कॉर्पोरेशन गिव एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इशू इफ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल लॉ दे हैव टू प्रिपेयर एंड सबमिट एनी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू एनवायरमेंट दे डू सो। अगर बोल रहा है कि अगर एप्लीकेबल लॉ कोई लग रहा है तो दे हैव टू प्रिपेयर एंड सबमिट एनी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू एनवायरमेंट दे डू सो। इसका मतलब अगर कोई लॉ के अकॉर्डिंग है तो वो फॉलो करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए वाटर एक्ट बना हुआ है 1974, एयर एक्ट बना हुआ है 1981, फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है 1980, इस तरीके से बना हुआ है। तो अगर उनके अंदर रूल्स एंड प्रोसीजर है तब जाके वो फॉलो करेंगे, वरना वो फॉलो नहीं करेंगे। जो कंपनीज होती है जनरली आप देखोगे अपना फ़ायदे की सोचेगी, तो वो ऐसी चीज़ें देखेगी जहाँ पे रूल्स टूट सके, जहाँ पे उनको बेनिफिट हो सके, यानी जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन हो ही ना। क्योंकि रूल्स रेगुलेशन होंगे तो अपने लिमिटेशन में काम करेंगे। वो एनवायरनमेंट इनकी ज़्यादातर नहीं सोचते, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज। तो उस केसेस में क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन बना दी जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो जैसे मैंने आपको बताया था व्हीकल के केस में BS6 आया, तो ये थोड़ी कि कंपनीज खुद ही फॉलो करती, कंपनी खुद फॉलो नहीं करती। कंपनी चाहती है कि जहाँ पे उसकी कॉस्ट कम लग रही हो। लेकिन अब आप देख सकते हो कि व्हीकल कितने महंगे आ रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक्टिवा ली हुई है, आपको पता है कि एक्टिवा मैंने ली थी 2017 की, जो मेरा BS4 मॉडल से रिलेटेड है। तो उस वक्त मैंने ली थी, मेरे को ध्यान आ रहा है, नहीं BS3 मॉडल है मेरा, 57,000 में मैंने ली थी अराउंड।
57 या 60 में। अब 2020 के हिसाब से जो आप मॉडल देखोगे BS6 वो कितने का पड़ रहा है, उसको अराउंड 85,000 या 80,000 का, जहाँ तक मेरे को ध्यान है 80 या 85,000 का ऑन रोड पड़ रहा है। अब देखिए कितना फ़र्क हो गया। तो इस केस में क्या करा, कंपनी जो भी कॉस्ट इंकर कर रही है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, वो किस में जोड़ रही है, आपकी सेलिंग प्राइस में जोड़ के दिखा रही है कि आप कितने में एक तरीके से उसको खरीद रहे हो, यानी कंपनी कितने में उसको बेच रही है। तो कंपनी ने क्या कर दिया, जो पर्टिकुलर कॉस्ट लग रही है वो भी इसमें जोड़ दी कि भाई हमें एक तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट, उस पर कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। इक्विपमेंट इसमें जनरली क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए कॉस्ट भी क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, उस हिसाब से कंपनीज क्या करती है, स्ट्रेटेजीज बना लेती है। द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ इशूड इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड टू प्रिपेयर एनवायरनमेंट स्टेटमेंट। इट कैन बी ऑब्जर्व थ्रू देयर अकाउंट द मेनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आर गिवन। तो जो एनवायरनमेंट स्टेटमेंट है उसमें क्या देना पड़ेगा, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेज इंस्टॉल्ड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, स्टेप्स टेकन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, ये शुरू में हमने देख लिए थे। रॉ मेटल कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप है, वाटर जो भी वेस्ट होता है उससे रिलेटेड क्या स्टेप्स लिए गए हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी वेस्ट होता है उसको मैनेज कैसे करोगे, स्टेप टेकन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस को कैसे आप इंप्रूव करोगे, इसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसकी क्वालिटी को कैसे आप इंप्रूव कर रहे हो, वो सारा पार्ट आपको बताना पड़ेगा। तो बोल रहा है स्टडी वाज कंडक्टेड अमॉन्ग 80 एग्जीक्यूटिव्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री बाय डॉक्टर BB पदान एंड डॉक्टर RK बाल, which revealed that corporate world is fully aware of the requirements of environmental reporting. They are also aware of the environmental issues. तो देखिए उन्हें पता है लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो फॉलो नहीं करते। यहाँ पे 80 एग्जीक्यूटिव्स ने बोला कि हमें पता है कि एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है और एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हमें पता है, लेकिन वही अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इनको फॉलो करते हैं और जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जोंग SEO चोई, अब ये कोई चाइनीज़ नेम है। जनरली उन्होंने क्या बोला, रिसर्च स्टडीज़ हैव एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच कंपनीज प्रोड्यूस सोशल इन्फॉर्मेशन ऑफ विच एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन वुड बी पार्ट। तो ये बोल रहा है कि कंपनी जब भी क्या सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी उसके अंदर एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन भी एक मेन रोल प्ले करेगा और उसका पार्ट बनेगा। फिर आपको बोल दिया 4th पॉइंट में, एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स एज कंटेंट इन द डायरेक्टर रिपोर्ट ऑफ 3 इंडियन कंपनीज आर एज अंडर। सबसे पहले आपको क्या दे दिया, एशियन पेंट इंडिया 1993-1994, इकोलॉजी एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे देखिए एनवायरमेंटल रिपोर्ट इन्होंने दी हुई है 1993-1994 की रिलेटेड, पुरानी है। सैंपल ऑफ ट्रीटेड इफ्लुएंट्स आर पीरियडिकली चेक्ड फॉर कंप्लाइंस विद स्टैंडर्ड। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला कि जो भी इफ्लुएंट होते हैं, इसका मतलब क्या है, जो भी लिक्विड वेस्ट हो गया या किस तरीके से सीवेज निकलता है, यानी ख़राब पानी या बोल सकते हैं कि गंदा सा पानी निकलता है जो कि या केमिकल निकल के आता है, जो कहाँ जाता है, नदियों में जाता है या समुद्र में जाता है, ऐसे बोल दिया सी में जाता है, तो उसको हम नदियों में या समुद्र में नहीं बहा रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम गंदा नहीं कर रहे हैं, हम जनरली क्या कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए अलग अलग मेजर अपना रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी पॉल्यूटेंट निकले या जो भी वेस्ट निकले वो एक तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जा सके और जो लीगल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो भी ये एफिलेंट है उसका डिस्कार्ड किया जाएगा, ना कि सीधा सीधा नदियों में या समुद्र में बहाया जाएगा। इन्होंने ये रिपोर्ट में बता दिया ऐसे। फिर आपको बोल रहा है गुड लेस नैरोलक पेंट, इसने भी जनरली ये बताया, एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक। फिर इसके अलावा जो मारुति उद्योग लिमिटेड है, जनरली इसने भी यही बोला, इसमें देख लेते हैं क्या है। एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वाज अंडरटेकन टू टेक केयर ऑफ एडिशनल इफ्लुएंट जनरेटेड ड्यू टू कैपेसिटी एक्सपांशन। ये बोल रहा है कि हमने जैसे अपनी कैपेसिटी बढ़ा दिया, मारुति उद्योग लिमिटेड, हम बोल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्शन का पार्ट है अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो उससे रिलेटेड जो भी इफ्लुएंट निकलते हैं तो आपको पता है एक्स्ट्रा निकलेगा, वेस्ट एक्स्ट्रा निकलेगा, लिक्विड वेस्ट जो भी हो गया या सीवेज, मैंने बोला गंदा पानी जो भी निकलेगा, तो उनसे रिलेटेड इनको हटाने का तरीका भी मारुति उद्योग लिमिटेड ने बताया, यानी जो भी वेस्टेज है उसको रिमूव करने का तरीका भी इसमें बताया गया। ये बोल रहा है डेटा ऑन नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन इन पेंट शॉप एंड इंजन टेस्टिंग शॉप, एम्बियंट एयर क्वालिटी, स्टेक एमिशन एंड इफ्लुएंट्स आर बीइंग रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड द पैरामीटर्स आर मेंटेन्ड वेल विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो जो भी पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने तय किए उसके हिसाब से हमने क्या करा, काम किया है, एयर क्वालिटी मेंटेन की गई है, ठीक है। जो भी नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स यानी गैसेस निकलती है उससे रिलेटेड डेटा को हमने जनरेट किया हुआ है कि कितनी वो निकल रही है, ताकि जब भी आपको क्या करना है चाहिए पर्टिकुलर यूज़ के लिए तो वो रिपोर्ट हमने दी हुई है कि कितना हमने ये नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन निकाला है। एयर क्वालिटी क्या रखी गई है, कितना एमिशन यानी कितना पॉल्यूशन हुआ जनरली ये हमने बता दिया, कितने लिक्विड वेस्टेज निकले हैं वो जनरली हमने पहले से ही बता दिए हैं और उनको मॉनिटर किया हुआ है, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट अराउंड गैस टरबाइन
एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया वाज फर्दर ऑगमेंटेड बाय प्लांटेशन ऑफ 3000 एडिशनल सैपलिंग्स। तो ये कुछ पर्टिकुलर एडिशनल सैपलिंग्स लगाए गए थे जिसके थ्रू एक तरीके से क्या हुआ, जो भी गैसेस निकलती है वो कम एक तरीके से बाहर निकलेगी एनवायरनमेंट में बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एयर फिल्टर का यूज़ किया गया, स्क्रबर्स का यूज़ किया गया, इस तरीके से इक्विपमेंट का यूज़ किया गया जिससे एनवायरनमेंट में क्या हो सके, जो भी हम बोल सकते हैं वेस्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना निकले और हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट हेल्दी बना रहे। फिफ्थ आपको बोल दिया, इट वाज आल्सो रिवील्ड दैट मोस्ट ऑफ द कंपनी डिस्क्लोज द एनवायरनमेंट इन्फॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्टिव मैनर rather than to financial type, that is no account is made for the degradation of natural capital when calculating corporate profits। देखिए इसका मतलब है कि जब भी आप रिपोर्ट दोगे तो जनरली क्या वो थियोरटिकल टाइप में दी हुई है, जैसे आपने ये रिपोर्ट देखी, इससे पहले वाली रिपोर्ट देखी, तो ये तो इसका शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से, लेकिन जब आप इनकी रिपोर्ट एक्चुअल में देखोगे तो बहुत सारे पेजेस में आपको दिख जाएगी, तो वो थियोरटिकल फॉर्म में है। आप बोल सकते हो कि इसका फाइनेंशियल डेटा कहीं भी नहीं दिखाया गया, ठीक है। दैट इज़ नो अकाउंट इज़ मेड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल व्हेन कैलकुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट। तो जब भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट को देखा गया उस केसेस में इसको लिया ही नहीं गया, इसको अलग से एक रिपोर्ट के फॉर्म में दिखा दिया गया जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, थियोरटिकल फॉर्म में। जबकि अगर आपको रिपोर्ट देखनी, जबकि आपको रिजल्ट देखना है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप मॉनेटरी वैल्यू के फॉर्म में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे आपके वो प्रॉफिट या लॉस वाले पार्ट में शो होगा, वो सही तरीका रहेगा। लेकिन ऐसा तरीका हो नहीं रहा और वो रिपोर्ट के फॉर्म में शो हो रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं एक तरीके से गलत है, ठीक। तो इस तरीके से आपका सारा पार्ट हो गया। माना थोड़ा टिपिकल था, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिए कि ऊपर ऊपर के पर्टिकुलर पॉइंट देख लीजिए, सोशल रिपोर्टिंग हल्का सा क्या पॉइंट होता है, लिमिटेशन आपको आई जाएगी समझ में, और जो ये फॉर्म्स का पार्ट है आपका और ये जो मेथड का पार्ट है ये आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके पॉइंट आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन में बस आप यही देख लीजिए कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की कॉस्ट क्या लग रही है और उससे बेनिफिट क्या होंगे, हम वो पता कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक वेलबींग क्या हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने से, और साथ में एनवायरमेंटल कॉस्ट भी क्या लग रही है जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने से हो रही है, वो क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। कैसे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, कैसे रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो एनवायरमेंटल अकाउंटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।